हाय एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम ऑल टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट की सीरीज में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 7C से लेकर के सेक्शन नंबर 7Q। लेकिन हाँ, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जहां पे लीगल जार्गन्स वाली लैंग्वेज को अवॉइड करा गया है। एंड हाँ, साथ में एग्जांपल्स भी दी गई हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर देर मत करिए, जल्दी से स्क्रीन पे शो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 से, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट। सेक्शन 7A के तहत भी ऑफिसर ऑर्डर देता है, सेक्शन 7B के तहत भी ऑफिसर ऑर्डर देता है। लेकिन अगर बाद में सोचे उसे ऑफिसर को ये पता चल जाए कि उससे क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई गई थी, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई रिपोर्ट्स उसको दिखाए ही नहीं गए थे, या फिर फेक दिखाए गए थे, तो फिर तो इसी के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 7C। कहते हैं अगर सेक्शन 7A या 7B के तहत ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया था ना, तो फिर भी उस जो वो एक केस था उसको दोबारा रीओपन किया जा सकता है। अगर ऑफिसर को ये पता चल जाए कि पहले जब उसने ऑर्डर दिया था वो एक्चुअल में जो उसने ऑर्डर दिया ना, वो किसके बलबूते पे दे दिया, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या रिपोर्ट्स के ऊपर, या जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उससे छुपाई गई थी। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि ऐसा कुछ है, तो फिर वो केस को रीओपन कर सकता है। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले क्लॉज ए की बात करते हैं। वो पता क्या कहता है, ये जो एम्प्लॉयर है ना, क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर रिपोर्ट दिखाता ही नहीं है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेता है। अब क्या है, ऑफिसर को इस बात का पता ही नहीं था कि उसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स से, रिपोर्ट से वो दिखाई ही नहीं, और वो ऑर्डर पास कर देता है। लेकिन बाद में इसके बारे में ऑफिसर को पता चल जाता है, तो वो ऐसे सिनेरियो में क्या है, केस को दोबारा रीओपन कर सकता है। क्लॉज बी कहता है, देखो यहाँ पर देखो, अब ना क्लॉज ए और बी में कंफ्यूज मत होना। क्लॉज ए ये बोलता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर की ही गलती थी कि उसी ने जानबूझकर, ताकि उसको पीएफ में जो पैसा था ना वो ज्यादा जमा ना करना पड़े, इसके चलते एम्प्लॉयर ने जानबूझकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करा, जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए या फेक दिखाए। समझ गए? लेकिन जो क्लॉज बी है वो कहता है यहां पर भी ऑफिसर के सामने एक न्यू ही इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन यहां पर हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने वो इंफॉर्मेशन जानबूझकर ना छुपाई हो, बाय मिस्टेक, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, या उसको खुद को भी ध्यान में नहीं रहा, इस वजह से हो सकता है। लेकिन मुद्दा यही है कि अब ऑफिसर को बाद में पता चला है ऑर्डर देने के बाद, अरे ये तो एक और नई इंफॉर्मेशन आ गई, तो ऐसे सिनेरियो में भी वो केस को रीओपन कर सकता है। क्या समझे? पहले वाले सिनेरियो ने तो एम्प्लॉयर ने जानबूझकर ही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे, जरूरी इंफॉर्मेशन छुपाई थी। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा उसने क्यों करा? या सो डैट उसको जो पीएफ में पैसा जमा करना होता है वो कम करना पड़े। लेकिन दूसरा सिनेरियो कहता है कि ऑफिसर के सामने बाद में जानकारी आई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयर ने जानबूझकर छुपाई हो। ठीक, लेकिन अब चाहे जानबूझकर छुपाई गई हो, चाहे अनजाने में हुआ हो, मेन बात यह है कि ऑफिसर के सामने ऑर्डर देने के बाद असली बात आई है। ठीक, अब वो केस को रीओपन कर सकता है, लेकिन इसके एक लिमिट भी है। यस, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ऑफिसर को क्या है 10 साल बाद, ऑर्डर देने के 10 साल बाद पता चलता है कि ओ ये जो एम्प्लॉयर है ना जी, इसने तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी हमसे छुपाई थी, चलो केस रीओपन करते हैं, तो वो नहीं ओपन कर सकता। क्यों? क्योंकि लिमिट है फ्रेंड्स 5 साल तक की। हाँ जी, मतलब 5 इयर्स के विद इन ही वो केस को रीओपन कर सकता है ऑफिसर, अगर उसे कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है या उसे ये पता चलता है कि पहले उनसे इंफॉर्मेशन छुपाई गई थी। समझ गए? अब इसकी भी एग्जाम्पल देखो। मान लो 2000 ईयर में, 2000 सन में सेक्शन 7A के तहत ऑफिसर क्या है, इस एम्प्लॉयर को ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है? कि आपको पीएफ फंड में 1 लाख रुपीस क्या है, जमा करना है। ठीक, ओके, ऑर्डर पास हो गया, इसने 1 लाख जमा कर दिया। लेकिन सच्चाई पता है क्या थी फ्रेंड्स,
जो कि ऑफिसर को पता चली 2023 में। उसको ये पता चल गया कि इस एम्प्लॉयर ने जानबूझकर क्या है, वर्कर्स का डाटा छुपाया था। क्यों छुपाया था? ताकि उसे पैसा कम पीएफ में जमा करना पड़े। लेकिन अब 2-3 साल बाद क्या हुआ, ऑफिसर को पता चल गया। अब क्या होगा? बिल्कुल ठीक, अब वो ऑफिसर क्या है, इस केस को रीओपन करेगा। लेकिन एक और बात, अब इस सिनेरियो में केस को रीओपन करने से पहले ऑफिसर क्या है, इससे अपनी बात रखने का एक मौका जरूर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अभी एग्जांपल में समझा कि 2000 में केस का ऑर्डर दिया गया था, 2023 में 2023 में पता चला है ऑफिसर को, केस रीओपन हो गया। क्यों हो पाया? हाँ जी, इसलिए हो पाया केस रीओपन क्योंकि वो 5 साल के विदिन ही उसको पता चल गया था। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 7C अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 70, दैट इज ट्राइब्यूनल। यार पहले पता क्या होता था, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के जो ये एक्ट है, इसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल होती थी। मतलब अगर ईपीएफ के रिलेटेड कोई केस आया तो उनकी अपने ट्राइब्यूनल में वो केस हैंडल होता था। लेकिन फिर 2017 में पता क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहते जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया है ना, वही ट्रिब्यूनल क्या है अब ईपीएफ, इस फंड के भी, इस एक्ट के भी जो केसेस है वो हैंडल करती है। सिंपल एग्जांपल दूं तो मान करके चलिए, पहले क्या होता था 2014 में, अगर मैं बात करूं 2014 की, तो ये एक इस एम्प्लॉयर के रिलेटेड केस था। तो वो कहाँ सॉल्व होता था? ईपीएफ की ही ट्राइब्यूनल में। अब मान लो 2025 में एक केस आया है एक एम्प्लॉयर के रिलेटेड, तो अब वो कहाँ सॉल्व होगा, कहाँ हैंडल किया जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनी हुई है ना, इसी ट्राइब्यूनल के अंडर ईपीएफ एक्ट का भी केस क्या है, हैंडल किया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सेक्शन था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7I। फ्रेंड्स, इसके बीच में जितने भी सेक्शंस थे वो सब ऑमिट हो चुके हैं, तो वो नहीं पढ़ने हैं। बात करते हैं सेक्शन I की, दैट इज अपील्स टू ट्राइब्यूनल। फ्रेंड्स, अगर मान लो कोई पर्सन मतलब एम्प्लॉयर है, उसको ऑर्डर दिया गया है पीएफ ऑफिसर की तरफ से ऑर्डर मिलता है और उसे वो ऑर्डर जचा नहीं, कहता नो मैं खुश नहीं हुआ, मुझे आपका ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अब वो बेचारा क्या करे? तो कहते क्या वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं अपील कर सकता है? तो फिर ये सेक्शन 7I बोलता है बिल्कुल अपील कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट क्या है एक जो एम्प्लॉयर है ना वो अपील कर सकता है, और एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्डर कौन सा है या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे वो अपील नहीं कर सकता, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो कहते सेक्शन 1 के तहत, जैसा कि मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ना ये एक एस्टैब्लिशमेंट है, XYZ एस्टैब्लिशमेंट है। अब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि किस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू होगा या फिर कौन से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा, राइट। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं होगा और ये बात नहीं जची सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको, तो वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या है, अपील कर सकते हैं। दूसरा, सेक्शन 3 में जो स्कीम्स बनाई गई हैं उसमें भी कोई ऑर्डर दिया गया है, नहीं ठीक लगा तो अपील की जा सकती है। ऐसे ही सेक्शन 7A में जैसे मान लो जो पीएफ ऑफिसर होता है ना, उसने ना ये डिटरमिन करा कि एक एम्प्लॉयर क्या है पीएफ फंड में कितना अमाउंट जमा करेगा, और मान लो उसने बोल दिया 1.5 लाख करेगा, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर है वो कहता है नहीं यार यहाँ पे गलत कैलकुलेशन हुई है, तो फिर वो क्या है उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। ऐसे ही 7B, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 7B में आपको याद होगा कि सेक्शन 7A के ही ऑर्डर को रिव्यू करने की मतलब एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, राइट। हाँ जी, तो अगर तो मान लो फ्रेंड्स ये कौन है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है जी, ये एक एम्प्लॉयर है और इसने क्या है सेक्शन 7A में ना इसको ना ऑर्डर मिल गया था, मान लो कि आपको 1 लाख रुपीस पीएफ फंड में जमा करने हैं, लेकिन इसको ये ऑर्डर सही नहीं लगा। तो ये पता क्या करता है, इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए
सेक्शन 7B में एप्लीकेशन फाइल कर देता है। अगर इसकी वो फाइल एक्सेप्ट हुई और एक न्यू ऑर्डर आया, मान लो एक न्यू ऑर्डर आ गया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 1 लाख नहीं बनता, एक काम करो तुम 80,000 जमा करो, या वो ये भी कह सकते हैं कि 1 लाख का 1 लाख ही बनता है, इतना ही करो। समझ गए? मतलब जो भी ऑर्डर निकल के आया, इससे वो ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, तब सेक्शन 7B के केस में अपील हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए इसको सेक्शन 7A के अंडर ऑर्डर मिला कि 1 लाख रुपीज पीएफ फंड में जमा करो, और इसको ये ऑर्डर सही नहीं लगा, हो सकता है इसको लगा होगा कि कैलकुलेशन गलत हुई है, राइट? ये क्या करता है, इस ऑर्डर को रिव्यू के लिए सेक्शन 7B में एप्लीकेशन फाइल करता है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो उसने फाइल करी थी ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए, वो रिजेक्ट हो जाती है, वो कैंसल हो जाती है। तो अगर सेक्शन 7B के तहत रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उस सिनेरियो में याद रखना अपील नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मत भूलना। सेक्शन 7B के तहत तभी अपील हो सकती है अगर आपकी फाइल एक्सेप्ट हुई, न्यू ऑर्डर आया, वो आपको नहीं अच्छा लगा, आप अपील कर सकते हो। आपको सेक्शन 7A के तहत ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, आपने सेक्शन 7B के तहत रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो फर्दर अपील नहीं की जा सकती। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूल मत जाना। अब बात सेक्शन 7C। सेक्शन C तो हमने आज ही समझ रहे हैं, हम समझा है कि अब अगर ऑर्डर डिटरमिन करते हो, क्यों करता है वो बंदा, हाँ, कि उसको पता चलता ऑफिसर को बाद में कि यार एकदम मुझसे इंफॉर्मेशन मतलब छुपाई गई थी, या मुझसे कोई डॉक्यूमेंट बताया नहीं था, या मेरे को फेक दिखाया था। तो उस सिनेरियो में भी उसने जब केस को रीओपन करा, देखो जब केस रीओपन करा तो कोई न्यू ऑर्डर तो आएगा ही ना, तो वो जो ऑर्डर है अगर वो एम्प्लॉयर को सही नहीं लगा तो वो फर्दर अपील कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 14B भी हमने पढ़ना है। इसमें ये है फ्रेंड्स कि अगर एम्प्लॉयर को क्या है, कोई पेनल्टी लगती है, ठीक है, कोई डैमेजेस वगैरह के रिलेटेड या पेमेंट के डिफॉल्ट के रिलेटेड कोई भी पेनल्टी वगैरह लगती है, तो उसके अगेंस्ट भी वो क्या है, फर्दर अपील कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि वो जो अपील है वो की कैसे जाती है और अपील करनी कहां पर है। ये तो हम ऑर्डर समझ गए ना कि ये ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। तो जो अपील है फ्रेंड्स वो एक फिक्स्ड फॉर्म में, फिक्स्ड मैनर के साथ करी जाएगी। कौन सा फॉर्म, कौन सा मैनर, और मतलब उसकी क्या टाइम लिमिट होगी, क्या फीस होगी, या अगर जितनी भी क्या कंडीशंस होंगी, वो सब क्या है कहते प्रिस्क्राइब की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसने जो भी प्रिस्क्राइब करा है उस हिसाब से ही आप फीस दोगे, उस हिसाब से ही आप क्या है फॉर्म वगैरह भरोगे, या जितनी भी कंडीशंस है वो सब फुलफिल करोगे। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो अपनी अपील करनी है, ये करने का है अपील, तो कहते इसको एग्जाम्पल से समझना। मान लो सेक्शन 7A के तहत एम्प्लॉयर को ऑर्डर आया कि तुमको क्या है 1.5 लाख रुपया पीएफ फंड में जमा करना है। एम्प्लॉयर को लगता है कि ये कैलकुलेशन गलत करी है इन्होंने, 1.5 लाख नहीं बनता, तो वो क्या है सेक्शन 7I जो अभी हमने पढ़ा है, सेक्शन 7I के तहत वो अपील कर सकता है। लेकिन इससे पहले वाले सेक्शन में चले जो हमने समझा, कहां पे करनी है अपील फ्रेंड्स, बताओ जल्दी। यस, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपील करेगा ये। तो क्या समझे कि ये वाले ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो सेक्शन 7I ये हक देता है कि हाँ जी आप अपील कर सकते हो, करो, लेकिन कहाँ करो, हाँ जी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाकर के अपील कर दीजिए अगर इसमें से कोई भी ऑर्डर आपको ठीक नहीं लगता है तो। क्लियर फ्रेंड्स? सेक्शन 7I क्लियर हो गया? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7J, दैट इज प्रोसीजर ऑफ ट्राइब्यूनल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे पता क्या कहा गया है, जो ट्राइब्यूनल है ना कहते वो जो प्रोसीजर रहेगा ना अब सारा प्रोसीडिंग वगैरह करने का, वो उसको पूरी फ्रीडम दी गई है कि अपने तरीके से तुम जैसे प्रोसीजर चलाना चाहते हो, जैसे प्रोसीड करना चाहते हो करो। कितना मजा है ना फ्रेंड्स, अगर मान लो आपको भी कोई काम सौंपा गया है और साथ में पूरी फ्रीडम दे दी, फुल फ्रीडम कि अपने तरीके से जैसे काम करना चाहते हो कर सकते हो, अच्छा लगेगा ना आपको। बस ऐसे यहाँ पे ट्राइब्यूनल भी खुश है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे भी पूरी फ्रीडम दी गई है कि वो अपने तरीके से क्या है प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखो जब आपको प्रोसीड करना है, कोई भी काम करना है,
कुछ पावर्स तो चाहिए ना, शक्तियां तो चाहिए ना। अब उन पावर्स के बारे में बात करते हैं। क्लोज टू बोलता है कि जैसे सेक्शन 7A के तहत ऑफिसर के पास जो पावर्स हैं, ठीक उसी तरह के पावर्स कहते हैं यहाँ पर ट्राइब्यूनल के पास भी है। अच्छा, वो ऑफिसर के पास क्या क्या पावर्स है बताऊं? बिल्कुल ठीक, कि वो क्या है, इंक्वायरी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, किसी को गवाही के लिए बुला सकता है ना, कोई मतलब विटनेस बुला सकता है, वो मतलब ये सब उसके पास है ना, वो कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ट्राइब्यूनल के पास भी पावर है सेक्शन 7A के ऑफिसर की तरह ही। वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, कोई रिकॉर्ड चेक कर सकता है, किसी को गवाही के लिए बुला सकता है, ये सब ठीक मतलब पूछताछ कर सकता है, ये सब पावर्स उसके पास भी है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रिब्यूनल जो प्रोसीडिंग करते हैं ना, ट्रिब्यूनल जो भी प्रोसीडिंग करेगी कहते उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। क्या याद रखना है आपको? वो जो भी प्रोसीडिंग करेगी उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत फ्रेंड्स कहते अगर मुद्दा कोई मान लो, जैसा कि हमने अभी अभी समझा कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो किसी को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वो जो बंदा है, मान लो पिंकू को बुलाया है कि तुम गवाही दो, लेकिन वो गवाही झूठी दे रहा है, तो वो गलत गवाही दे रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में उस बंदे को, पिंकू को सेक्शन 193 आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत कहते पनिशमेंट मिलेगी। समझ गए? ऐसे ही अगर मान लो जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, वो कहते जो ट्रिब्यूनल अपनी बात कर रही है, बात बोल रही है, और बीच में कोई अपनी बदतमीजी शुरू कर दे, कोई बीच में इंसल्ट करने लग जाए, मिसकंडक्ट करना लग जाए, तो फिर ऐसे सिनेरियो में कहते हैं सेक्शन 228 आईपीसी के सेक्शन 228 के तहत क्या है, उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक इसी तरह से ही मान लो जो चिंकू है ना, उसने रॉन्ग गलत इंटेंशन के साथ केस फाइल करा था, या वो जानबूझकर क्या है, दूसरी पार्टी को जानबूझकर गलत इंटेंशन के साथ गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या है, आईपीसी के सेक्शन 196 के तहत पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग है उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। दैट मीन्स आपने गलत गवाही दी है, आप गलत प्रूफ साबित कर रख रहे हो, गलत प्रूफ रख रहे हो, मिसकंडक्ट कर रहे हो, तो ये वाली हरकतों के लिए फिर इन सेक्शंस के तहत क्या है, पनिशमेंट मिलती है। ठीक ऐसे ही कहते हैं जो ट्रिब्यूनल है ना, उसको सिविल कोर्ट भी माना गया है। यस, उसको कहते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 195 और चैप्टर 26 के तहत क्या है, सिविल कोर्ट माना गया है। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले जो ट्राइब्यूनल है उसके पास पूरे फ्रीडम है, वो अपने तरीके से प्रोसीड कर सकती है। दूसरा, सेक्शन 7A के ऑफिसर की तरह ही उसके पास भी पावर्स है। तीसरा, उसकी प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। चौथा, उसको सिविल कोर्ट माना जाता है सीआरपीसी के सेक्शन 195 और चैप्टर 26 के तहत। बस ये 4 बातें हैं जो आपको इस सेक्शन में याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर ये सेक्शन भी समझ में आ गया। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7 के। तो मुझे ना वैसे उम्मीद है अब तक हमने जितने भी सेक्शन समझे आपको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझ में आ गए होंगे, राइट? वीडियो में तो आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ सारे टॉपिक को समझ जाते हो। कैसा लगे अगर आपको नोट्स भी एग्जाम्पल्स के साथ मिले और आप एग्जाम के सामने नोट्स देखो और सारे टॉपिक्स रिवाइज, तो फिर सही रहेगा ना? तो फिर जल्दी से स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7 के। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, एग्जाम्पल के साथ ही समझ लीजिए। सबसे पहले ये है हमारा पिंकू। ये पता क्या करता है, कहते हैं ये ना ट्रिब्यूनल के सामने अपील करता है। अपील तो कर दी, लेकिन अब उसमें ये एक कोर्ट है पूरी की पूरी, अब यहाँ पे प्रेजेंट भी तो होना है ना, तो कहते हैं या तो ये खुद ही इस कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, अपने केस के लिए खुद ही प्रेजेंट होगा, या फिर ये क्या करेगा, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी लॉयर को, किसी एडवोकेट को क्या है, प्रेजेंट कर सकता है। समझ गए? तो सबसे पहले तो एक आम इंसान की बात हो रही है, एक एम्प्लॉयर की बात हो रही है कि अगर वो ट्रिब्यूनल के सामने अपील करता है तो फिर वो कोर्ट में या तो खुद प्रेजेंट हो सकता है या फिर क्या है, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को भी वो प्रेजेंट कर सकता है। समझ गए ना? अच्छा, अब देखो ये जो ऑफिसर्स, ये जो एडवोकेट्स, ये जो लॉयर्स है ना, जो कि यहाँ पे केस प्रेजेंट करते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स बोलेंगे।
सिंपल था ना सेक्शन। सबसे पहले तो हमने एम्प्लॉयर की बात करी कि या तो वो कोर्ट में खुद प्रेजेंट हो जाएगा या अपने बिहाफ पे किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी ऑथोराइज्ड अथॉरिटी है, वो भी अपने ऑफिसर्स, अपने एडवोकेट्स, अपने लॉयर्स को क्या है अपॉइंट कर सकती है कि जाइए जाकर के कोर्ट में केस लड़िए। समझ गए? गुड। तो फिर मुझे ना पूरी उम्मीद है कि अब तक ना हमने जितने भी सेक्शन समझे आपको सब क्लियर हो गए होंगे, राइट? लेकिन कितना अच्छा हो ना फ्रेंड्स, जैसे आपको वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ टॉपिक क्लियर होता है, ठीक इसी तरह से आपको नोट्स भी सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ मिले। तो हमारे नोट्स इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आपको इस एक्ट के नोट्स चाहिए या किसी और एक्ट के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। Now let's talk about section number 7L, that is orders of tribunal. ये सेक्शन ध्यान से समझना। यहाँ पे अब पता क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमें पता है कि जैसे अभी हमने समझा ना कि ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है, तो अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर भी तो देगा ना, तो उसे ऑर्डर के रिगार्डिंग इस सेक्शन में बात करी गई है। सबसे पहले मान करके चलिए, जो पिंकू है ना, पिंकू एक एम्प्लॉयर है और इसके ऊपर ना ये ऑर्डर आता है ऑफिसर, मतलब जो पीएफ ऑफिसर होता है ना, वो पीएफ ऑफिसर ऑर्डर देता है कि 50,000 रुपीज जो है इसके तरफ से ड्यू है पीएफ फंड में डालने के लिए। मतलब ये ऑर्डर मिलता है पिंकू को, एम्प्लॉयर को, कि तुम्हें 50,000 रुपीज क्या है जमा करने हैं पीएफ फंड में। ठीक, लेकिन इसको क्या है, ये ऑर्डर सही नहीं लगता है। अब हमें पता है ये क्या है, ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, सो दैट्स वाई ये अपील कर देता है। लेकिन अब जो ट्रिब्यूनल है वो अपना ऑर्डर देने से पहले एम्प्लॉयर और पीएफ ऑफिसर, क्योंकि दो पार्टीज है ना, इन दोनों को ही क्या है अपनी बात रखने का अपॉर्चुनिटी दोगी कि तुम अपनी अपनी बात रखो सामने, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ठीक है, इन दोनों की ही बात सुनने के बाद अब ट्रिब्यूनल 4 तरीकों से ऑर्डर दे सकता है। सबसे पहले हो सकता है ट्रिब्यूनल इस 50,000 वाले ऑर्डर को, जो कि एम्प्लॉयर को पीएफ ऑफिसर ने दिया था, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा और बोलेगा कि ये 50,000 वाला जो ऑर्डर था बिल्कुल ठीक था, तो दैट मीन्स एम्प्लॉयर को 50,000 ही जमा करने हैं। या फिर वो ट्रिब्यूनल इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है और कह सकती है कि 50,000 नहीं 40,000 रुपीज क्या है ये जमा करेगा। क्लियर? या फिर वो पूरे के पूरे 50,000 को पूरा का पूरा ही कैंसिल कर देगी। किस बात पे? वो ये कह सकती है ट्रिब्यूनल, देखो ट्रिब्यूनल ने इन दोनों को इनकी बात रखने का मौका दिया था ना, अब जब मान लो बात रखी गई तो जो ये एम्प्लॉयर था इसने इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस रख दिए जिससे ये साबित हो गया कि सही में यार इसको ये अमाउंट पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर भी दे सकती है कि ये कोई भी अमाउंट जो है वो जमा नहीं करेगा, बिकॉज इसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि 50,000 रुपया इसके द्वारा देना नहीं बनता है। क्लियर? तो ये एक ऑर्डर भी आ सकता है। या फिर ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि इस पूरे केस को दोबारा ही रीओपन करो, दोबारा ही सारी इन्वेस्टिगेशन करो, ये भी ऑर्डर दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है ट्रिब्यूनल के ऊपर कि वो इनमें से क्या ऑर्डर देगी। क्लियर? अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब यार गलती तो हर इंसान से होती है, सबसे होती है, ट्रिब्यूनल से भी तो हो सकती है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में बात करता है। देखो मान लो एग्जाम्पल इसकी भी देख लो। ट्रिब्यूनल ने क्या है, ये जो चिंकू है ना एक एम्प्लॉयर, इसके ऊपर मान लो 30,000 रुपीज का फाइन लगाया था, इसके ऊपर 30,000 रुपीज का फाइन लगा था। ठीक, तो अब क्या होता है, लेकिन ये जो गलती उसको रियलाइज हुई ना ट्रिब्यूनल को, ये भी 5 साल के विधि नहीं होनी चाहिए, तभी फायदा है, वरना फिर कोई फायदा नहीं। ठीक, अब 5 साल के विधि नहीं यार, ट्रिब्यूनल को पता चलता है ओ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 30,000 नहीं फाइन तो 5,000 हमने कम बता दिया, वो तो 35,000 बनता था। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या है, अपने उस ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, क्योंकि अब पहले से देखो अमाउंट तो बढ़ गया है ना, तो अब ये तो आपको बताना पड़ेगा ना एम्प्लॉयर को, है ना। तो फिर वो क्या है, नोटिस भेजेगी उसको कि इस तरह से हमसे गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, दरअसल आपका अमाउंट फाइन का 30,000 नहीं 35,000 बनता था, तो वो उसको नोटिस भेज देगी। लेकिन यहाँ पर भी वो अब इसको इसकी बात रखने का एक बार फिर से मौका जरूर देगी। ठीक, तो फिर अब अगर इसको मौका मिला, इसको अगेन मौका मिला अपनी बात रखने का,
अब ये वाले सिनेरियो में जब इसने अपनी बात रखी, कुछ दम नहीं था बात में, तो फिर ये ऑर्डर अमेंड हो जाएगा। 35,000 रुपीज अब फाइन लगेगा, 30 नहीं 35, ठीक। लेकिन जब कैलकुलेशन में मिस्टेक मिल गई, ठीक, न्यू ऑर्डर अमेंड करने से पहले इसको नोटिस भेजा और साथ ही साथ इसको फिर से अपॉर्चुनिटी दी गई, और इसने जो बात रखी उसमें दम था भाई, बंदे की बात में दम था, तो फिर ऐसे सिनेरियो में वो जो ट्रिब्यूनल है वो अमेंड नहीं करेगी ऑर्डर। समझ गए? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? अगर मान लो ट्रिब्यूनल से कोई भी कैलकुलेशन या किसी भी तरीके की कोई मतलब मिस्टेक हुई और 5 साल के विधि में उसको अपनी गलती का रियलाइज होता है, तो बाद में उसको पता चलता है ओ अमाउंट 30,000 नहीं, अमाउंट 35,000 था, इस ऑर्डर को अमेंड करना पड़ेगा ना अब। लेकिन अमेंड करने से पहले एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगी और एम्प्लॉयर को एक बार फिर से उसकी बात रखने का मौका मिलेगा। बात जो उसने एम्प्लॉयर ने रखी कुछ जची नहीं, तो ऑर्डर न्यू अमेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसने ऐसी बात सामने रख दी, ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दिए या बोलो कुछ भी ऐसा, तो फिर वो न्यू ऑर्डर अमेंड नहीं होगा। समझ गए? ये भी क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है कि जो ट्रिब्यूनल है वो जो भी ऑर्डर देती है, जैसे हमने देखा ना किस तरह से वो ऑर्डर देती है, तो वो जो भी ऑर्डर है ना वो इन दोनों पार्टीज को इसकी कॉपी भेजेगी ताकि दोनों को पता चल जाए कि क्या ऑर्डर दिया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? ये पॉइंट सिंपल था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एक बार इस ट्राइब्यूनल ने कहते जो भी ऑर्डर दे दिया फिर वो फाइनल है, उसको जाकर के कहते हैं दोनों में से कोई भी पार्टी क्या है कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकती। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने इसके रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर दिया वो फिर फाइनल माना जाएगा। अब ये नहीं इस ऑर्डर को सुन करके दोनों में से एक नाराज हो गया और वो कोर्ट जाना चाहता है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट में आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर ही नहीं पाओगे। आई होप आपको सेक्शन 7L भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7O। इसमें भी फ्रेंड्स अब सेक्शन 7M और 7N ओमिटेड है, इसलिए बात करते हैं सेक्शन 7O की। दैट इज डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फाइलिंग अपील। इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। पिंकू कौन है? एम्प्लॉयर है। कहाँ का एम्प्लॉयर है? XYZ एस्टैब्लिशमेंट का। अच्छा चलो सीरियस होकर सुनते हैं। ये जो पिंकू है ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्या है 1 लाख रुपीज का अमाउंट ड्यू है। कितना ड्यू है? 1 लाख का। मतलब ऑफिसर ने ये ऑर्डर दिया कि तुम्हें 1 लाख रुपीज PF फंड में जमा करने हैं। लेकिन समझ गए हम, पिंकू को ये ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा? उसने ट्राइब्यूनल में अपील करा। ट्रिब्यूनल कहती है रुक जा जरा पिंकू, अपील कर, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस अमाउंट का 75% डिपॉजिट करना होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जितना भी अमाउंट ड्यू बनता है ट्रिब्यूनल अपील को तभी कंसीडर करती है अगर आप उसका 75% क्या है पहले डिपॉजिट कर देते हो। तो यहाँ पर अब 1 लाख का 75% कर लो, 75,000 का जितना भी अमाउंट आया है वो क्या है पिंकू को पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर इसने डिपॉजिट कर दिया तो अब ट्रिब्यूनल क्या है इसकी अपील को सुनेगी कि हाँ बोल क्या बात है तेरे को। समझ गए? लेकिन अगर पिंकू बोले यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं ये पहले 75,000 रुपीज जमा कर सकता, नहीं डिपॉजिट कर सकता, तो फिर ट्रिब्यूनल कहेगी ठीक है, अब उसकी हालत को समझते हुए ऐसा कर सकती है 75,000 रुपीज की जगह 50,000 बोल सकती है कि चलो इतना डिपॉजिट कर दो। चलो इतना भी नहीं कर सकते 25,000 कर दो। पिंकू बोला मैं इतना भी नहीं कर सकता, बहुत हालात खराब है। तो फिर ट्रिब्यूनल कहती है ठीक है तो कुछ भी मत पे कर, तो ऐसे ही आ जाए, मैं तेरी बात ऐसे सुन लेता हूँ। समझ गए ना? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना कि जितना भी ट्रिब्यूनल में आपका जितना भी अमाउंट आपका ड्यू था ट्रिब्यूनल में अपील में तभी कंसीडर होगी, उसका 75% आपको पहले डिपॉजिट करना होगा उस अमाउंट का। अगर आप नहीं कर सकते तो हो सकता है ट्रिब्यूनल उस प्राइस को थोड़ा कम कर दे, वो भी नहीं दे सकते तो हो सकता है ट्रिब्यूनल बिल्कुल ही कैंसिल कर दे कि चलो ठीक है आप कुछ भी मत डिपॉजिट करो, हम ऐसे ही आपकी अपील को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन वो इसके लिए तभी राजी होगी कम करने के लिए या बिल्कुल कैंसिल करने के लिए अगर सच्ची में उस एम्प्लॉयर के ऐसे हालात हैं कि वो नहीं डिपॉजिट कर सकता पहले अमाउंट। क्लियर? ये सेक्शन भी ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7P, दैट इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस टू ट्राइब्यूनल्स। या दो बहनें हैं, है ना। अब पहले क्या होता था, जो बड़ी सिस्टर थी ना उसके पास एक बड़ी क्यूट सी डॉल होती थी, फिर वो सिस्टर की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई,
तो मुझे बताओ वो जो डोल थी वो ऑटोमेटिकली छोटी वाली सिस्टर की हो गई ना, उसके पास ट्रांसफर हो गई ना। हाँ, अब ये एग्जाम्पल क्यों दी, ताकि आपको ये सेक्शन में क्या पॉइंट दिया गया है वो याद रह जाए। तो यहाँ पर भी पता क्या हुआ फ्रेंड्स, पहले सेक्शन 19A होता था, इसके पास इस सेक्शन के तहत जो भी एप्लीकेशन होती थी, मतलब केस जो भी कंप्लेंट्स होती थी ना, वो जो एप्लीकेशंस, वो जो केसेस, वो कहते जो कंप्लेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी ना, वो वहां पे डिसाइड हो जाती थी। ठीक, फिर क्या हुआ, सेक्शन 79A अबॉलिश हो गया, वो हटा दिया गया। तो फिर अब वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो रही नहीं, सेक्शन ही चला गया। ठीक, तो फिर अब वो जो पेंडिंग रह गई, वो जो डोल बची रहेगी, उसका क्या होगा, उसको क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल उसको कैसे ट्रीट करेगी, उस एप्लीकेशंस को, जैसे कि एक अपील है, एक अपील की तरह ही ट्रीट करेगी। क्या समझे, जैसे मान लो ये एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, इसने अपने वर्कर्स के रिलेटेड कंप्लेंट करी थी, मतलब एप्लीकेशन कहाँ फाइल करी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेक्शन 19A के तहत सेक्शन था। तो फिर ये देख रही थी, डिसीजंस ले रही थी, लेकिन सेक्शन हट गया। तो अब क्या होगा, सेक्शन 19 अगर मान लो हट गया है नहीं, और ऐसे सिनेरियो में फिर क्या होगा, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पेंडिंग एप्लीकेशंस रह गई ना, वो ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, वो ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफर हो जाएगी। और ट्रिब्यूनल कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पेंडिंग थी एप्लीकेशंस, ये सेक्शन हटने के पहले, ठीक है। तो फिर वो अब ट्रिब्यूनल को कैसे ट्रीट करेगी, एक अपील की तरह ही, वो ऐसे समझेगी जैसे किसी ने उसके पास अपील करे, तो उसको बिल्कुल सही तरीके से क्या है, ट्रीट करेगी, राइट। जैसे अब वो छोटी बहन उसको अपनी ही डोल मान करके एकदम अच्छे से मजे से उसके साथ रहेगी, खेलेगी, ठीक। तो अब ये एग्जाम्पल से ये सेक्शन भूल तो नहीं जाओगे। बस यहाँ पर भी क्या हुआ, सेक्शन 19 चला गया ससुराल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एप्लीकेशंस, मतलब जो डोल थी, वो कहाँ चलेगी, छोटी बहन ट्रिब्यूनल के पास। क्लियर, भूलोगे तो नहीं, ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7Q, दैट इज 7Q। 7Q है तो यहाँ पर 7Q, इंटरेस्ट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। ये सेक्शन भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना फिर से हम एग्जांपल लेंगे पिंकू की। मान लीजिए ये जो पिंकू है ना, ठीक है, पता क्या होता है, ये जो पिंकू है ना, हो सकता है इस एक्ट के तहत या तो इसने मतलब कोई भी पैसा, वो बेनिफिट्स का हो सकता है, फाइन का हो सकता है, ठीक है, या जो पीएफ फंड में पैसा जमा करना हो सकता है, वो कोई भी पैसा, लेकिन वो है ड्यू, वो क्या है, ड्यू है, और इसने टाइम पर नहीं पे करा है, टाइम पर वो पैसा पे नहीं करा है। तो अब आपको पता है फिर जब इंटरेस्ट तो लगेगा, है ना, इंटरेस्ट लगेगा, कहते हैं इसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से। अब इसके ऊपर, लेकिन अगर स्कीम में सेक्ट में जो स्कीम होती है ना, अगर उसमें कोई और इंटरेस्ट रेट दिया गया है, एक तो स्पेसिफाई करा गया ना कि 12% देना ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर स्कीम में कहते हैं कुछ अलग इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, भले वो इससे ज्यादा दिया हुआ है, तो वो भी इसके ऊपर लागू हो सकता है। जरा ध्यान से सुनो, 3 सिनेरियोस बताऊंगी मैं अब आपको, वो तीनों सिनेरियो आप ध्यान से सुनना। सिनेरियो नंबर 1, पिंकू जो है, इसके ऊपर मान लो फाइन का अमाउंट ड्यू था, इसने अमाउंट टाइम पर पे नहीं करा, तो फिर ऐसे सिनेरियो में ये एक्ट बोलता है कि इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा पर एनम, ठीक। या तो अब इसके ऊपर ये इंटरेस्ट लगेगा, या फिर सिनेरियो नंबर 2, एक्ट बोलता है 12%, लेकिन इस आपको पता है ना, स्कीम भी बनती है, स्कीम में मान लो बोला गया है कि अगर आप लेट पैसा देते हो तो आपके ऊपर 15% इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो 15% है, ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक। मतलब यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि तुम्हें इंटरेस्ट का 15% देना है, 12% को हम देख ही नहीं रहे, कहते स्कीम में 15% लिखा है ना, तो हम तुम्हारे पर 15% लागू करेंगे, समझ गए। लेकिन ये जो स्कीम में 15% दिया है, अब सिनेरियो नंबर 3, जो शेड्यूल बैंक का लेंडिंग रेट है फ्रेंड्स, वो है 17% मान के चलो। तो मुझे बताओ, शेड्यूल बैंक के लेंडिंग रेट से क्या स्कीम का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो ज्यादा है या कम है, कम है, तो फिर ये अप्लाई हो सकता है, जो स्कीम में इंटरेस्ट दिया गया है। अभी के लिए ये वाला भूलो,
ठीक। अच्छा, मान के चलो बैंक के लैंडिंग रेट में, जो शेड्यूल बैंक का लैंडिंग रेट है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें जो रेट बताया गया है, जो लैंडिंग रेट, वो 14% है। अब मुझे बताओ, शेड्यूल बैंक का जो लैंडिंग रेट है और स्कीम में जो रेट बताया गया है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? स्कीम वाला रेट। तो इस सिनेरियो में आप 15% वाला जो ये है, ये अप्लाई नहीं कर सकते पिंकू के ऊपर। वाई? क्योंकि कहते जो ये स्कीम का रेट है ना, देखो 12% से तो ज्यादा है तो कोई बात नहीं, चल सकता है, आप ये लगा सकते हो। लेकिन स्कीम का रेट अगर कहते हैं शेड्यूल बैंक के लैंडिंग रेट से अगर ज्यादा हो गया, फिर आप ये रेट नहीं लगा सकते। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सेक्शन में। तो आई होप आपको सेक्शन 7Q भी क्लियर हो गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।